हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज भी हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के विषय में, राष्ट्रपति के विषय में। तो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनको संघीय कार्यपालिका के नाम से जानते हैं, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब आते हैं। ठीक है, तो उसका पहला ही टॉपिक है राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट। तो आज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति होता क्या एक्चुअल में। देखो, राष्ट्रपति को संविधान में या बुक में या किताब में दो नाम से बहुत जाना जाता है। राष्ट्रपति क्या होता है? देखो जी, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक। देश का बोल दो, भारत का बोल दो। देश का या भारत का प्रथम नागरिक क्या है? राष्ट्रपति होता है। इनको सेकंड नाम से भी जानते हैं। इनको हम कहीं कहीं महामहिम के नाम से भी जानेंगे। देश का, भारत का प्रथम नागरिक, महामहिम के नाम से किसको जाना जाता है? राष्ट्रपति को। अब देखो, हमको उस पॉइंट पर पहुंचना है कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी भारतीय संविधान को या भारतीय राज्य व्यवस्था को, जो उनको राष्ट्रपति जैसा पद बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो पहली बात यही होगी, कुछ लोगों ने सोचा कि एक ऐसा पद हो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कार्य करे। एक ऐसा पद हो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति पर क्या करे? काम करे। तो आर्टिकल नंबर संख्या से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको मैं ना क्रम बाय सीरीज बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऊपर डिस्कस करेंगे, और राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं उन सबको जरूर पढ़ेंगे। थ्योरी भी बहुत मैटर करती है, लेकिन इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति से क्वेश्चन बनता है तो वो अधिकतर बनेगा अनुच्छेद संख्या पर, आर्टिकल नंबर पर। तो देखो, आर्टिकल नंबर आया 52। लोगों ने कहा कि देश में एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, कि एक ऐसा पद हो जिसको हम राष्ट्रपति के नाम से जाने। तो इसको यहां आर्टिकल आएंगे आपके, ठीक है। आर्टिकल नंबर 52 नाम दिया गया। जो 52वां अनुच्छेद है, आर्टिकल संख्या 52 है, उसमें यह माना गया कि देश में एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए। बस अभी यहां तक कि देश में एक ऐसा पद हो जिसको हम राष्ट्रपति के पद के नाम से जाने, उसको अनुच्छेद संख्या 52 के नाम से जाना गया। ठीक है, अब 52 थी। अब उन्होंने कहा ये किस पॉइंट पर काम करेगा? उन्होंने कहा ये उस पॉइंट पर काम करेगा भैया कि जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित हो। जो किस पर कार्य करे? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है। यह बात की उन्होंने 53 नंबर आर्टिकल, अनुच्छेद 53 में यह बात की गई कि संघ की कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं वो सभी राष्ट्रपति के पास हैं। देश में एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 52। संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति हैं वो सब 53 नंबर आर्टिकल में होनी चाहिए। इतनी बात उन्होंने की। अब यहां से हम आगे बढ़े थोड़ा सा। उन्होंने कही राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे? चलो भाई, इतनी तो उतार गई है। उन्होंने कही चलो इतनी बात तो हमने मान ली, बट राष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे? तो हमने 52-53 पढ़ लिए। अब आई बात 54 नंबर।
54 नंबर। इसमें आता है तुम्हारा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। क्या था भैया? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन आदमी हिस्सा लेगा और कौन कौन हिस्सा नहीं लेगा, ये बात की। तो उन्होंने की, देखो पहली तो लेगी लोकसभा भाग। चलिए, लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे निर्वाचित, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। सेकंड बात की, राज्यसभा के भी लेंगे भाग भाई, राज्यसभा के। जब स्टार्टिंग में राष्ट्रपति का चुनाव होता था तो उसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद एक 70वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 70वां, 1992 में। इसके द्वारा बात की गई कि दिल्ली व पादुचेरी, दिल्ली व पादुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। जब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे और दिल्ली व पादुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। यह बात 1992 70वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। पहले नहीं थी, स्टार्टिंग में ओनली 2 ही थी, ये स्टैंड हुई। ठीक, अब यह तो होगा निर्वाचक मंडल। देखो इसमें 2 बात हो रही थी, एक होते हैं प्रस्तावक और एक होते हैं आपके अनुमोदक। इनकी संख्या 50-50 होती है दोनों की। 50 प्रस्तावक होंगे तो 50 ही अनुमोदक होंगे। लेकिन जो मूल संविधान था स्टार्टिंग वाला, मूल संविधान उसे बोलते हैं जिनमें इस पॉइंट को लेकर कोई भी परिवर्तन ना किया गया। जब संविधान बना उस टाइम पर क्या था, तो इनकी संख्या 10-10 थी। 10 ही प्रस्तावक थे, 10 ही अनुमोदक। लेकिन फिलहाल में 50 अनुमोदक होते हैं, 50 ही प्रस्तावक होते हैं। तो आपकी बात समझ में आ गई राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। चलिए, राष्ट्रपति का निर्वाचक। अब आया आपका आर्टिकल नंबर 55। एक तो होता है निर्वाचक और एक होता है निर्वाचन। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। 54 नंबर में हमने ये बात पढ़ी कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या क्या है। ठीक है, और हम 55 में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसमें प्रक्रिया है एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इसको हम अप्रत्यक्ष प्रणाली भी बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं बोल सकते। तो 55 में निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली के अकॉर्डिंग होता है। तो मैंने आपको देखो 52, 53, 54, 55 एकदम सीरीज में क्रम वाइज बता दिया। अब आपकी होगी ल्यूसेंट स्टार्ट। वहां कहां से दिया गया, वहां दिया गया आपका 58 से। ल्यूसेंट में यहां से स्टार्टिंग की गई 58 से। तो देखो 58 से पढ़ेंगे। 58 में क्या है? 58 में ये है कि हमने इतनी आगे की बात पढ़ ली कि भाई एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए जो संघीय कार्यपालक शक्ति पर काम करे। उसका निर्वाचक मंडल क्या होगा, उसका निर्वाचन कौन सी प्रक्रिया से होगा। अब उन्होंने कही जो आदमी राष्ट्रपति बनेगा उसके लिए क्या क्या योग्यता आवश्यक है।
क्या कोई भी आम नागरिक भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं बन सकता। तो 58वां बात की गई योग्यता किसकी भैया? योग्यता। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता क्या क्या आवश्यक है? तो पहली योग्यता यह है कि वह, पहली बात तो यही आदमी भारत का नागरिक, क्या हो भैया? वो भारत का नागरिक हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ऐसा आदमी हो जो लोकसभा का सदस्य बन सके, इतनी उसमें योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके। और तीसरी बात यह है, मतलब पागल ना हो, दिवाले ना हो। इसको लिखें, चलो छोड़ इसको, नहीं तो सबको पता होता है। पागल या दिवाले ना हो। और उसकी जो एज है ना, वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उसकी एज 35 वर्ष होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट एक और आता है कि कोई भी लाभ के पद पर ना हो। किसी भी लाभ के पद पर ना हो। देखो, आदमी राष्ट्रपति, एक आदमी कई बार बन सकता है। अगर मैं राष्ट्रपति फिलहाल में हूं तो अगली बार बन सकता हूं। मैं राष्ट्रपति के पद पर हूं तो मेरा जो पद है वो राष्ट्रपति के लाभ के पद में काउंट नहीं होगा। ओके, उपराष्ट्रपति हूं तो लाभ के पद पर काउंट नहीं होगा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हूं तो लाभ के पद पर काउंट नहीं होगा। अब देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो राष्ट्रपति होते हैं इनको 5 लाख पर मंथ तो सैलरी मिलती है। 5 लाख पर मंथ सैलरी मिलती है। हाँ, इनको 5 लाख पर मंथ सैलरी मिलती है। और शायद 9 लाख पर ईयर इनको पेंशन भी मिलती है भैया। ठीक है, 5 लाख पर मंथ सैलरी मिलेगी, 9 लाख पर ईयर इनको पेंशन मिलेगी, और इनको पर्सनल एक निवास स्थान दिया जाता है, और इनकी सैलरी टैक्स मुक्त होती है। इनकी सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता। राष्ट्रपति की सैलरी पर कभी कोई कर नहीं लगता। चलो, इतनी बात आ गई आपको समझ में। तो ये तो थी राष्ट्रपति बनने की योग्यता। अगर तुमको राष्ट्रपति बनना हो तो आपको इतनी योग्यता कलेक्ट करना आवश्यक है, अदरवाइज नहीं। अब राष्ट्रपति बन गए, हमने इसकी योग्यता को जान लिया। अब हम पढ़ेंगे नंबर 60। अब राष्ट्रपति चलो हमने चुन लिया, बना लिया, योग्यता भी कलेक्ट कर ली। अब इनकी जो शपथ का प्रावधान है, क्या है? शपथ। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन कौन दिलाता है? राष्ट्रपति की जो शपथ का प्रोसेस है वो कैसे होगा? अब हमको राष्ट्रपति को शपथ दिलानी है। अगर हमको राष्ट्रपति को शपथ दिलानी है तो पहली बात तो भारत का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उच्चतम न्यायालय, तो भैया उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा, या तो मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए उपस्थित। अगर सपोज दैट मुख्य न्यायाधीश वहां पर नहीं है, बीमार है या कहीं बाहर है, तो जो उच्चतम न्यायालय का जो सबसे एजेड आदमी होगा, एक्सपीरियंस वरिष्ठ न्यायाधीश, उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। अब राष्ट्रपति चुन गए, सारे काम हो गए, इनके शपथ भी दिला दी। अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा तो वो राष्ट्रपति त्याग पत्र पता किनको देंगे? त्याग पत्र
ये देंगे उपराष्ट्रपति, अगर ये अपनी मर्जी से हटना चाहें तो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। अब क्या राष्ट्रपति को हम उनके पद से हटा भी सकते हैं? राष्ट्रपति बन गए, अब क्या राष्ट्रपति जी को हम उनके पद से हटा भी सकते हैं? अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हमको अलग करना है, हटाना है, तो सीधी सीधी बात है, या तो वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दें, और सेकंड एक प्रक्रिया है कि या हम उन पर महाभियोग लगा दें। आर्टिकल संख्या 61 इस बात को कहती है क्या, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब महाभियोग कैसे लगता है? जब हमको राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना होगा, हम नहीं लगा सकते, लोकसभा राज्यसभा का प्रोसेस है, तो इनकी कुछ शर्त होती हैं। पहली शर्त यह है कि 14 दिन पहले हमको राष्ट्रपति को इंगित करना होगा, सूचित करना होगा कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लगने वाली है, 14 दिन पहले। ठीक है। सेकंड बात यह है कि वह जिन सदस्यों द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया है, वह 1/4 सदस्यों की 1/4 सदस्यों की मर्जी से पेश हो, मतलब 1/4 सदस्यों का उसमें बहुमत हो। जितने सदस्य उसको पेश कर रहे हैं उनकी 1/4 की सहमति आवश्यक है, और लोकसभा के 2/3 सदस्य इसको पास कर दें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का। तो अनुच्छेद में यही आएगा आपके पास क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल संख्या 61। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, और ये बुक में है तो एग्जाम में आएंगे, पक्की गारंटी है इनकी। और देखो एक बात और आपको मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट सी है, थोड़ी अलग आर्टिकल है, वो क्रम वाइज नहीं है, वो है कौन से याद भी नहीं आ। अगर राष्ट्रपति को किसी पॉइंट पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना हो, ऐसा कोई पॉइंट है कि राष्ट्रपति उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लूं, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लूं। अगर राष्ट्रपति किसी पॉइंट पर सर्वोच्च न्यायालय से बात करना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं कि इस पॉइंट को कैसे हल किया जाए, तो वो आर्टिकल संख्या 143 के तहत की जाती है। ठीक, एक और था, पता नहीं कहाँ स्किप सा हो गया माइंड से, फिर वो आएगा तो मैं बताऊंगा, मुझे याद आ जाएगा उसको बताएगा। ओके, अब एक बात और है, आपके इंपोर्टेंट आर्टिकल बचे 2, एक बचा 71, एक बचा 72। यहां से बाहर राष्ट्रपति से कुछ नहीं आने वाला है। अब 71 में यह है कि हमने मान लिया राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, महामहिम है, भारत का प्रथम व्यक्ति है, तो क्या वो सारे काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी सारे काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं? नहीं। अगर हमको लगता है कि यार ये काम राष्ट्रपति जी गलत कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं, और यह शिकायत दर्ज होती है आर्टिकल संख्या 71 के तहत। ठीक है, 72 इस बात को बात करता है कि राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है कि वह किसी भी मुजरिम की सजा को कम कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा माफी प्रदान, राष्ट्रपति द्वारा माफी, राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वह किसी की भी सजा को कम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, अगर मानो मुझे 10 साल की सजा है,
अगर राष्ट्रपति चाहे तो मुझे 5 साल की सजा करा सकते हैं और भी छूट करा सकते हैं। इनके पास बहुत शक्ति है। क्षमादान बोलते हैं इसे बोलते हैं क्षमादान। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। तो आर्टिकल संख्या 72, अगर हमको राष्ट्रपति पर कुछ शिकायत दर्ज करनी है हाई कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर, तो वो होगी आर्टिकल संख्या 71 के तहत। ठीक है, ये तो थे आपके इंपोर्टेंट आर्टिकल। और हैं कुछ राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट आउट, जैसे कि वो थे कि आता है क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रपति, ठीक, भारत का प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। और अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान पूछ लिया जाए तो भैया रामनाथ कोविंद है। कौन है जी? रामनाथ कोविंद। और ये बात आती है कि प्रथम दलित राष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे तुम्हारे के.आर. नारायण। के.आर. नारायण तुम्हारे पहले दलित राष्ट्रपति थे। अगर बात की जाए कि सेकंड दलित राष्ट्रपति, सेकंड दलित राष्ट्रपति तुम्हारे रामनाथ कोविंद ही है। रामनाथ कोविंद। और ये वर्तमान में 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। ठीक, इनको बहुत जल्दी से बता देता हूँ, फिर मैं आगे की बात बताऊंगा। डाल लिए? चलो, अब आता है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो वो थी तुम्हारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तुम्हारी पहली महिला राष्ट्रपति थी। और एक और पॉइंट आता है इससे रिलेटेड, प्रथम महिला जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव लड़ा, प्रथम महिला जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, तो वो थी आपकी लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल। ये बताओ, ये बात किस किस को पता थी आप में से? बहुत कमों को पता होगी, मानता हूं पता होगी, पर बहुत कमों को पता होगी। ये पहली महिला थी जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। इनका नाम है लक्ष्मी सहगल। ये तो 2 लेडीज हो गई, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। और देखो 2-3 और हैं। निर्विरोध राष्ट्रपति, निर्विरोध राष्ट्रपति, तो ये है तुम्हारे नीलम संजीव रेड्डी। तो कोई इनकी तुम्हें 2 बात बताऊं मैं। जब ये पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हुए थे ना, तो पहली बार ये हार गए थे और ये लोकसभा के सदस्य थे, और दूसरी बार इनको निर्विरोध चुन लिया गया था। ये थे तुम्हारे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ऐसे राष्ट्रपति जिनके लिए 2 बार
दो चक्र की मतगणना हुई। वह राष्ट्रपति जिनके लिए दूसरे चक्र की मतगणना हुई, दोबारा चुनाव हुआ, दूसरे चक्र की मतगणना हुई, तो वो थे तुम्हारे वी गिरी। इनके लिए तुम्हारे दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी, वी गिरी। ठीक है। और अनपढ़ राष्ट्रपति थे तुम्हारे ज्ञानी जैल सिंह। और इन्हीं के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। इन्हीं के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और मुझे ये याद से और तो कुछ है नहीं ऐसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपको करा दिए, है ना। इसको बहुत अच्छे से दोबारा देख लेना, समझ में सब आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तो वैसे कुछ बचाने इसमें है? हाँ, पद पर रहते मौत किस किस की हुई थी? तो जाकिर हुसैन और मोहम्मद अली अहमद थे कुछ, उनकी पद पर रहते मौत हो गई थी। तो ये राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट था जो आपको मैंने करा दिए। दोबारा देखना, स्किप मत करना, और कोई भी बुक पढ़ लेना, उसमें थोड़ी थ्योरी से होती है और अच्छे समझ में आता है। जैसे वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के संसदीय अध्यक्ष की। ऐसे 2-4 पॉइंट और हैं जो बुक में बहुत डिटेल में रहते हैं। इनको हर चीज कोई पूरा पॉइंट बोर्ड पर डिस्कस नहीं करा सकता, ठीक है। और कुछ वही कराते भी, ऐसी बात नहीं। कैरियर वाले हैं, बहुत अच्छे सर हैं, बहुत और एक्सपीरियंस टीचर हैं। हम तो खुद स्टूडेंट हैं, हम कुछ नहीं है। तो बुक से पढ़ना मैं मानता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। वैसे कि कैरियर बिल है, एग्जाम्पल है, वाईफाई है, एंड स्टडी का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमने सब कुछ इन्हीं से सीखा है और बुक पढ़ी है। किसी के पास कोई पूरी नॉलेज नहीं होती और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, सिलेबस में है और हमसे नहीं आता, ये इम्पोर्टेंट है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।